So yes, hello my dear students. January and April attempt JEE Mains 2023 PYQ सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है बच्चों। हम लोगों ने अभी तक रे ऑप्टिक्स के बारे में बात कर लिया और हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि किस तरीके से पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट बार बार पूछा जा रहा है। एक ही क्वेश्चन को कैसे बार बार पूछा जाता है, कैसे इस क्वेश्चन को न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स में बनाया गया है, सेम क्वेश्चन को सिंगल चॉइस करेक्ट में बनाया गया है, किस तरीके से एक ही पैटर्न का क्वेश्चन बार बार हमारे पास आ रहा है। अलग अलग चैप्टर में हमने इस बात को ऑब्जर्व किया और यही चीज हमको आज भी देखने को मिलेगी। चलिए, आप अगर 2024 के लिए अप्रैल अटेम्प्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मेरा आप लोगों को सजेशन ये रहेगा कि आपको ये क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं, साथ में आपको जनवरी 2024 वाले जो क्वेश्चंस हैं वो भी कम से कम 2 बार कर लेने हैं, ताकि आप उन कॉन्सेप्ट्स जो जनवरी 2024 में आपसे पूछा गया है वो कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में स्टक रहें और उस कॉन्सेप्ट पर बेस अगर आपके सामने क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि जरूर मिलेगा, आप अपना कॉन्सेप्ट फटाफट से वहां निकाल सके। चलिए जी, शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग टू मच ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स। इफ द ब्रूस्टर्स एंगल फॉर द लाइट प्रोपगेटिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास इज थीटा बी, ठीक है, देन द ब्रूस्टर्स एंगल फॉर द लाइट प्रोपगेटिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर इज पाई बाय 2 माइनस बी, ठीक है। देखिए, मैं पहले बात करता हूं एयर से ग्लास इंटरफेस के लिए। दिस इज एयर एंड दिस इज ग्लास इंटरफेस। ये लाइट रे, दिस इज इंसिडेंट लाइट रे, ठीक है। ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे होगा बच्चों, और ये हो जाएगा मेरे पास ट्रांसमिटेड लाइट रे। दिस इज ट्रांसमिटेड लाइट रे। दिस इज ट्रांसमिटेड एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड लाइट रे। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। आइए, हमें पता है कि ट्रांसमिटेड रे और रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे से परपेंडिकुलर होगा, तो ये अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये वाला एंगल ऑफ भी इंसिडेंस बनेगा, तो I प्लस आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। आइए, मैं अगर यहां पर स्नेल्स लॉ की बात करूं तो म्यू ए साइन आई इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इंटू साइन आर। क्या मैं साइन आर को 90 माइनस आई लिख सकता हूं? तो ये क्या हो जाएगा? साइन आई अपॉन कॉस आई इज इक्वल्स टू म्यू जी अपॉन म्यू ए। तो यहां से आता है 10 आई इज इक्वल्स टू म्यू जी अपॉन म्यू ए। तो आई क्या हो जाएगा? आई इज व्हाट? आई को ही तो हमने ब्रूस्टर्स एंगल बोला है, आई इज द ब्रूस्टर्स एंगल, ठीक है। ये ब्रूस्टर्स एंगल हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा? 10 इनवर्स ऑफ म्यू जी अपॉन म्यू ए। ये हो गया ब्रूस्टर्स एंगल। सेकेंड केस में ग्लास से एयर इंटरफेस की बात कर रहा है वो। केस नंबर सेकंड में देखो बच्चों, ग्लास और एयर इंटरफेस बस चेंज कर दूंगा, कुछ नहीं, ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना है। इसको ग्लास इंटरफेस बोल देंगे और इसको एयर इंटरफेस कह देते हैं। अब लाइट रे हमारा कहां से कहां जा रहा है? अब लाइट रे हमारा जा रहा है ग्लास से एयर में, ठीक है। लाइट रे जब ग्लास से एयर में जा रहा है तो कुछ ऐसी कहानी होगी इसके साथ। देखिए, ये है इंसिडेंट, ये है ट्रांसमिटेड और ये है रिफ्लेक्टेड। वापस से ये 90 डिग्री बन रहा है, वापस से कितना बनता है? 90 डिग्री बनता है। दिस इज अगेन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंड दिस इज अगेन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। वापस हम जानते हैं I प्लस आर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा बच्चों। अब स्नेल्स लॉ लगा देता हूं यहां पर। जैसे ही स्नेल्स लॉ लगाऊंगा तो मेरे पास देखो, यहां पर 10 आई कितना आया था? म्यू जी अपॉन म्यू ए आया था। यहां पर 10 आई कितना आ जाएगा? यहां पर 10 आई आ जाएगा मेरे पास। म्यू जी अपॉन म्यू ए आया था, ये आ जाएगा म्यू ए अपॉन म्यू जी, म्यू ए अपॉन म्यू जी, ठीक है। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं? ये क्या हो जाएगा? 10 इनवर्स ऑफ म्यू ए अपॉन म्यू जी, 10 इनवर्स ऑफ म्यू ए अपॉन म्यू जी, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, आई डैश बोल देता हूं इसको, आई डैश, ठीक है, आई डैश, एंड दिस इज आर डैश, ठीक है। तो आई डैश क्या हो गया? 10 आई डैश कितना हो गया? 1 अपॉन 10 आई, 1 अपॉन 10 आई, यानी कि आई डैश क्या बन गया? आई डैश इज व्हाट? आई डैश इज नथिंग बट पाई बाय 2 माइनस आई।
तो इसका ब्रूस्टर्स एंगल कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा बी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 इज द करेक्ट आंसर। द ब्रूस्टर्स एंगल फॉर द लाइट प्रोपगेटिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर इज 10 इनवर्स ऑफ म्यू जी। ना भाई, अगर लाइट रे एक ग्लास से एयर जा रही है तो ब्रूस्टर्स एंगल 1/10 इनवर्स ऑफ 1/μ g बनेगा। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। सो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। नो, स्टेटमेंट 1 and 2 इज फॉल्स नहीं, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इन अ YDSE the position of fifth bright fringe from the central maxima is 5 centimeter। ठीक है, पांचवें bright fringe का the distance between the slits and the screen is 1 meter। The wavelength used of the monochromatic light is 600 nanometer। Then the separation between the slit is, देखो हम जानते हैं, अगर मैं YDSE की बात करूं तो nth ब्राइट फ्रिंज का जो फॉर्मूला होता है फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंजेस n लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d होता है। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, ये बोल रहा है कौन सा मैक्सिमम मिल रहा है हमको, फिफ्थ मैक्सिमम मिल रहा है, n का वैल्यू ऑफ 5। वेवलेंथ यूज्ड इज 600 नैनोमीटर, 600 into 10 की पावर -9। डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज 5 सेंटीमीटर, 5 into 10 raised to the power -2। d हमको निकालना है, क्या बोल रहा है ये, कितना डिस्टेंस पर मिल रहा है, 5 सेंटीमीटर में मिल रहा है। ठीक है, सेंटर से कितने पर, 5 सेंटीमीटर पर मिल रहा है। तो 5 into 10 की पावर -2 लिख देता हूं इसको। यहां से 10 की पावर -2 से 5 के 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो d कितना आ जाएगा, 5 6 30। सो 3 into, ये हो जाएगा मेरे पास 3 into 10 raised to the power -6। 3 into 10 raised to the power -6। ठीक है, सॉरी, ये 1 दिया हुआ है, माई मिस्टेक, दिस इज 1। दोबारा करते हैं इसको। Question number 2 was, Young's in YDSE the position of fifth bright fringe from the central maxima is 5 centimeter। ठीक है, the distance between the slit and screen is 1 meter। ठीक है, the wavelength used for monochromatic light is 600 nanometer। the separation between the slit is, तो देखिए हम जानते हैं nth ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा इज n लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d होता है। हमको सारी वैल्यूज दी हुई है, बोला है कि सेंट्रल मैक्सिमा से कितना ऊपर बन रहा है, ये 5 सेंटीमीटर ऊपर बन रहा है, सेंट्रल मैक्सिमा से 5 सेंटीमीटर ऊपर। तो 5 into 10 की पावर -2 हो गया, सेंटीमीटर दिया है, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। कौन से नंबर का मैक्सिमा मिल रहा है, फिफ्थ मैक्सिमा हमको प्राप्त होता है। कौन सा ब्राइट फ्रिंज प्राप्त होता है, फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज इज, वी आर गेटिंग फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज एंड वेवलेंथ यूज्ड इज 600 नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर्स। ठीक है, कैपिटल D यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन इज 1 मीटर, 1 मीटर डिवाइडेड बाय स्मॉल d का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया बच्चों। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा 10 की पावर -7 और ये इधर आ जाएगा, तो d इज इक्वल्स टू 6 into 10 की पावर -5। सॉल्व करने पर 6 into 10 की पावर -5 आता है, माइक्रोमीटर्स में आंसर दिया हुआ, तो d इज इक्वल्स टू 60 माइक्रोमीटर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम इज डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ना, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इंडिपेंडेंट, ये नहीं, ये गलत है। क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होता है। स्पीड वैक्यूम में स्पीड डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है, प्रोपगेशन किसी भी डायरेक्शन में लाइट रे प्रोपगेट करे। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये भी गलत स्टेटमेंट है। स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज डिपेंडेंट
क्या है, डिपेंडेंट है किस पर, वेवलेंथ पर, डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, ठीक है। द स्पीड ऑफ लाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मोशन ऑफ द सोर्स, यस, स्पीड ऑफ लाइट मोशन ऑफ सोर्स पर डिपेंड नहीं करता है। द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, ये भी बिल्कुल सही बात है। अगर लाइट की स्पीड की बात करेंगे किसी मीडियम के अंदर तो वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती है। दिस इज अगेन अ करेक्ट स्टेटमेंट, सो सी एंड डी आर करेक्ट, चूज द करेक्ट आंसर्स, सी एंड डी आर द करेक्ट आंसर्स, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इन अ YDSE experiment, two slits are illuminated with a wavelength of 800 nanometers. The line joining A1P and is perpendicular to the A1A2 as shown in the figure. ठीक है, ये वाली लाइन जो है परपेंडिकुलर है, यानी कि मेरे को सेंट्रल मैक्सिमा यहां मिलेगा। ये डिस्टेंस हो गया मेरे पास y, और y को मैं लिख सकता हूं a/2, क्योंकि y क्या है भाई, y तो सेंट्रल से है ना, सेंट्रल से ये डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस मेरे पास a था तो उसका आधा हो जाएगा y। If the first minimum is detected at point P, ठीक है, पहला मिनिमा मिलेगा, then the value of the slit separation, ठीक है। अब हम जानते हैं मिनिमा का डिस्टेंस, फर्स्ट मिनिमा छोड़ो, कोई सा भी मिनिमा अगर सेंट्रल मैक्सिमा से अगर हमें कैलकुलेट करना होता है तो क्या होता है, 2n-1 लैम्डा टाइम्स ऑफ कैपिटल D बाय स्मॉल d, ठीक है, 2n टाइम्स ऑफ लैम्डा d बाय स्मॉल d, ठीक है। आइए जरा 2n-1 लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d, ठीक है जी। आइए देखिए, कैपिटल D हमको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और ये मेरे को बात कर रहा है पहले मैक्सिमा की। y का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस इज a/2 इज इक्वल्स टू 2n-1 फॉर n इज इक्वल्स टू 1, तो n का वैल्यू 1 रख देंगे, n इज इक्वल्स टू 1 है मेरे पास। पहला डार्क की बात कर रहा है, फर्स्ट मिनिमम, तो ये बन जाएगा लैम्डा मतलब वेवलेंथ इज 800 नैनोमीटर्स, कैपिटल D का वैल्यू 5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इज a, ठीक है। इसको सॉल्व करता हूं, 2 से 2 कैंसिल आउट, a² इज इक्वल्स टू 5 8 इज 40, 4000 इंटू 10⁻⁻11, सॉल्व करेंगे इसको, a² का वैल्यू आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻8, सो a इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻⁻4, a का वैल्यू आ गया 2 इंटू 10⁻⁻4, यानी कि अगर मिलीमीटर्स में मैं निकालूंगा तो ये हो जाएगा 0.2 मिलीमीटर्स, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए जी आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, टू पोलराइड्स A and B are placed in such a way that the axes of the polaroids are perpendicular to each other. Now another polaroid C is placed between A and B, bisecting the angle between them. देखो, एक पोलराइड अगर ये है A, ठीक है, B वाला कैसे रख दिया है, B वाला इसके एक्सिस से ऐसे, कितने एंगल पर, 45 डिग्री पर, ये C सॉरी, ठीक है, और तीसरा कैसे रख दिया, तीसरा ऐसे रख दिया, बिल्कुल एक्सिस से परपेंडिकुलर। ऐसे y एक्सिस से मत देखना आप इसको, एक पोलराइड ऐसे था, ठीक है, तो घुमा के B वाले को ऐसे रख दिया 90 डिग्री, ये ऐसे था तो ये ऐसे घुमा के रख दिया, ठीक है, ये B हो गया, ठीक है। अब यहां से इंटेंसिटी आ रही है I0, तो यहां से कितनी हो जाएगी, I0/2, यहां से कितनी हो जाएगी, I0/2 cos स्क्वायर 45 डिग्री। अब इसके और इसके बीच में एंगल भी 45 डिग्री है, तो यहां वाली इंटेंसिटी जो हो जाएगी I फाइनल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, I0/2, ये cos स्क्वायर 45, यहां रहेगा cos स्क्वायर 45, उसके साथ एक और cos स्क्वायर 45, ठीक है, यानी कि cos की पावर 4 45, ठीक है, cos की पावर 4 45, समझ आती है बात भाई। I0/2 ना, ये वाली इंटेंसिटी मेरे पास कितनी हो जाएगी, I0/2 cos स्क्वायर 45 मतलब 1/√2 का होल स्क्वायर, यानी कि 1/2, तो ये वाली इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, I0/4 तो पीछे से आया, इंटू 1/2 इंटू cos स्क्वायर 45 वापस से, तो cos स्क्वायर 45 I0/4, cos स्क्वायर 45 कितना हो जाएगा, 1/2, ये कितना हो गया, I0/8। सो फाइनल इंटेंसिटी हमें कितना मिलेगा, I0/8। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, n पोलराइजिंग शीट्स आर अरेंज सच दैट ईच मेक्स एन एंगल ऑफ 45 विद द प्रोसीडिंग शीट। ठीक है, एन अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी I इज इंसिडेंट ऑन दिस अरेंजमेंट। तो पहले के बाद आफ्टर फर्स्ट कितना हो जाएगा, I नॉट बाई 2 हो जाएगा। आफ्टर सेकंड कितना हो जाएगा बच्चों, I नॉट बाई 2 cos स्क्वायर 45। आफ्टर सेकंड कितना हो जाएगा, सॉरी आफ्टर थर्ड कितना हो जाएगा, I नॉट बाई 2 तो रहेगा ही रहेगा, एक 1/2 इसका आ गया, फिर वापस एक cos स्क्वायर 45, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं I नॉट बाई 2 1/2 की पावर कितना हो गया, 2 हो गया। ऐसे ही आफ्टर थर्ड, फोर्थ हम निकालेंगे, आफ्टर थर्ड हम निकाल चुके हैं, कितना हो जाएगा, I नॉट बाई 2 तो रहेगा ही रहेगा, 1/2 की पावर 2 इसकी वजह से, और cos स्क्वायर 45 यानी कि 1/2 की पावर 3। तो ऐसे अगर मैं सिमिलरली बात करूं आफ्टर nth पोलराइजर कितना हो जाएगा, I नॉट बाई 2 इंटू 1/2 इंटू n की पावर n-1। भाई चौथे के बाद पावर 3 रहती है, दूसरे के बाद तीसरे के बाद पावर 2 रह जाती है, दूसरे के बाद 1/2 की पावर 1 रह जाती है। ठीक है, तो nth के बाद कितनी हो जाएगी, n-1 कितनी हो जाएगी, n-1। दिस इज फाइनल इंटेंसिटी। क्या बोल रहा है वो, कितनी रह जाएगी, I/16 बन जाएगी। सो I नॉट बाई 2 इंटू 1/2 की पावर n-1 इज इक्वल्स टू I नॉट बाई 64। सॉल्व कर लेंगे, ये इससे कैंसिल आउट, ये चला जाएगा कितने टाइम्स, 32 टाइम्स। ठीक है, 32 टाइम्स। सो 1/2 की पावर ये कितना बन गया, 5 की पावर n-1, और ये बन जाएगा 1/2 की पावर 5। सॉल्व करने पर कितना, सॉरी 1/2 की पावर 5। तो पावर्स को जब मैं इक्वेट करूंगा तो n-1 इज इक्वल्स टू 5, n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6। तो कितने पोलराइजर यूज करने पड़ेंगे हमको, 6 पोलराइजर। टोटल कितने पोलराइजर हमको यूज करने पड़ेंगे, 6 पोलराइजर हमको यूज करने पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको कह रहा है कि असर्शन रीजन है, असर्शन द फेज डिफरेंस ऑफ द टू लाइट वेव्स चेंज इफ दे ट्रेवल थ्रू डिफरेंट मीडिया। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। भाई पाथ डिफरेंस आप चाहे सेम कर दो, बट वेवलेंथ चेंज होने की वजह से फेज डिफरेंस सेम चेंज हो जाएगा। द फेज डिफरेंस ऑफ टू लाइट वेव्स चेंज इफ दे ट्रेवल थ्रू द डिफरेंट मीडिया हैविंग सेम थिकनेस बट डिफरेंट इंडिसेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। रीजन क्या बोलता है, द वेवलेंथ ऑफ द वेव्स आर डिफरेंट इन द डिफरेंट मीडियम। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। और फेज डिफरेंस भी इसीलिए चेंज हो रहा है क्योंकि वेवलेंथ चेंज हो रहा है। अगर एक्सप्लेनेशन पूछना है तो एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नहीं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्योंकि फेज डिफरेंस इसलिए बदल रहा है क्योंकि वेवलेंथ बदल रहा है, वेवलेंथ चेंज हो रहा है। ए इज नॉट करेक्ट, A is correct, R is not correct. Both A and R is correct, and R is the correct explanation. R is the correct explanation. चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, द विड्थ ऑफ द फ्रिंज इज 2 mm ऑन द स्क्रीन इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फॉर द लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। द विड्थ ऑफ द फ्रिंज ऑफ द लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर विल बी। ठीक है, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला हमको पता है, बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। वेवलेंथ पर डिपेंड करता है और किस पर डिपेंड करता है, स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस और स्लिट डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स। ठीक है, इसके बीच पर डिपेंड करता है। अब हमने कुछ चेंज नहीं किया, हमने क्या किया चेंज, हमने चेंज किया वेवलेंथ। सो बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो नया वाला फ्रिंज विड्थ अपॉन पुराना वाला फ्रिंज विड्थ इज इक्वल्स टू नया वाला लैम्डा डैश अपॉन पुराना वाला वेवलेंथ। नया वाला फ्रिंज विड्थ कितना हो जाएगा, लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा इंटू बीटा। आइए, नया वेवलेंथ कितना 600 नैनोमीटर्स, पुराना वेवलेंथ कितना था 800 नैनोमीटर्स, नहीं 400 नैनोमीटर्स। ठीक है, पुराने वाले का फ्रिंज विड्थ कितना था 2 mm का, 2 mm। 10 की पावर -3 से ये गया, ये इससे गया 2 बार, ये 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स 2 इससे गया, ये बन जाएगा 3 इंटू 10 की पावर -3, यानी कि नया वाला फ्रिंज विड्थ कितना आ जाएगा 3 mm। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन,
The ratio of intensities of point P and Q on the screen in a YDSC slit experiment where phase difference between the two waves of same amplitude is pi/3 and pi/2. अब मैं मान लेता हूं कि दोनों की वजह से, दो स्लिट से जो इंटेंसिटीज आ रही है सेम इंटेंसिटी आती है, तो I का वैल्यू कितना हो जाएगा? I1. ठीक है, फेज डिफरेंस दिया हुआ है यहां पर, I इज इक्वल्स टू व्हाट? I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 I2 cos फाई होता है बच्चों। अगर मैं ये कहता हूं कि I1 बराबर I2 बराबर I0, तो उस केस में ये I कितना बन जाता था सॉल्व करने पर? जब आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो ये आता था आपके पास 4I0 cos स्क्वायर फाई/2, अगर आपको ध्यान है तो। दिस इज नेट इंटेंसिटी। ठीक है, ये आपने क्लास में सॉल्व किया होगा। नेट इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये बन के आता है अगर दोनों की इंटेंसिटी I1 एंड I2 आर सेम एंड दैट इज इक्वल्स टू I0। ठीक है, पहले वाले केस में फेज डिफरेंस बोल रहा है pi/3 और दूसरे वाले केस में फेज डिफरेंस कितना बोल रहा है वो pi/2। तो ठीक है भाई, पहले वाले के लिए अगर मैं I1 कह दूं, पॉइंट P और पॉइंट Q की बात कर रहा है ना ये, ठीक है, और पॉइंट Q पर मैं 2 बोल देता हूं, कितना बनेगा 4I0 cos स्क्वायर, फेज डिफरेंस कितना pi/3, 2 पहले से है तो pi/6 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 4I0 cos स्क्वायर, फेज डिफरेंस pi/2, 2 पहले से है, pi/2 डिवाइड बाय 2 तो pi/4 बन जाएगा, 4I0 से 4I0 उड़ गया, cos स्क्वायर pi/6 यानी कि रूट 3/2 का होल स्क्वायर 3/4 बनेगा, और pi/4 cos pi/4 यानी कि 1/√2, 1/√2 मतलब 1/2 बनेगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास I1 अपॉन I2 इज इक्वल्स टू 3/2। दिस इज द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी आगे चलेंगे। इन द YDSC the ratio of the amplitude of light coming from slit is 2:1. The ratio of the maximum and minimum intensity in the interference pattern is, हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता होता है। I मैक्सिमम क्या होता है? रूट अंडर I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस याद होगा आप लोगों को। I मिनिमम क्या होता था? I मिनिमम हो जाएगा आपके पास रूट अंडर I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर, रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये आएगा, ये रेशियो ही हमसे पूछा है, यही रेशियो हमसे पूछा हुआ है। ठीक है, I मैक्सिमम और I मिनिमम I1 I2 दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? I1 और I2 दिया हुआ है। आइए जरा रख लेते हैं इनकी वैल्यूज को। इनके एम्पलीट्यूड्स दिए हुए हैं, तो इंटेंसिटीज के बारे में नहीं जानकारी है तो कोई बात नहीं। एम्पलीट्यूड क्या होते थे? डायरेक्टली एड ऑन होते हैं ना, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ये लो भाई, सो I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम ये कितना है? अगर एक को 2 और 1 मान लेता हूं तो A1 प्लस A2 कितना हो जाएगा? 3, और A1 माइनस A2 कितना हो जाएगा? 1। ये लीजिए सॉल्व करेंगे, ये आता है 9:1। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि अ सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ A इज इल्यूमिनेटेड बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर। ठीक है, द वैल्यू ऑफ A फॉर विच द मिनिमम अपीयर्स एट थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री ऑन द स्क्रीन विल बी। सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात करें, यानी कि डिफ्रेक्शन पैटर्न की बात कर रहे हैं। जब ये डिफ्रेक्शन पैटर्न की बात करेगा तो फेज डिफरेंस से d sin थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा होना चाहिए। पार्ट डिफरेंस मस्ट बी इक्वल्स टू n लैम्डा। और फर्स्ट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट मिनिमम की बात कर रहे हैं बच्चों, फर्स्ट मिनिमम की बात कर रहे हैं, n इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, और क्या क्या दिया हुआ है हमको? लैम्डा दिया हुआ है, d का वैल्यू कैलकुलेट करना है। d इज इक्वल्स टू हाउ मच? sin 30, यानी कि sin 30 डिग्री इज इक्वल्स टू लैम्डा इज हाउ मच? लैम्डा इज 600 नैनोमीटर्स। ये हो जाएगा d/2 यानी कि 6 इंटू 2 1200, या फिर 12 इंटू 10 की पावर -7। ठीक है, मैं अगर माइक्रो में कन्वर्ट करूंगा तो 1.2 माइक्रोमीटर्स। d का वैल्यू आ जाएगा 1.2 माइक्रोमीटर्स। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। क्लियर है? सिंपल सी कहानी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन है। एज शोन इन द फिगर द 3 आइडेंटिकल पोलरॉइड्स P1, P2, P3 आर प्लेस्ड वन आफ्टर द अनदर। ठीक है,
The path axis of P2 and P3 is inclined at an angle of 60 डिग्री। P1 और P2 के दोनों के पास एंगल बीच में है 60 डिग्री, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ P1, ठीक है, ये 60 डिग्री इंक्लाइन है। सेकंड वाला अगर पहले वाले का ये है तो सेकंड वाला जो है इससे 60 डिग्री इंक्लाइन है, ठीक है। द सोर्स S हैज एन इंटेंसिटी ऑफ 256, यहां से इंटेंसिटी गई, आई नॉट बोल देता हूं, ये 256 दिया हुआ है। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट पॉइंट O, देखो मुझे ये पता है कि यहां से तो कितनी आ जाएगी, आई नॉट बाई 2 आ जाएगी बच्चों। पहली बार जब अनपोलराइज्ड लाइट जब पोलराइज से गुजरती है तो इंटेंसिटी आधी रह जाती है, आई नॉट बाई 2। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मैलिस थ्योरम क्या कहता है, मैलिस लॉ कहता है, मैलिस लॉ, अकॉर्डिंग टू मैलिस लॉ जो नेक्स्ट इंटेंसिटी मिलेगा, मैंने माना कि यहां इंटेंसिटी I1 मिलेगा और यहां इंटेंसिटी I2 मिलेगा, मुझे तो I1 और I2 चाहिए। क्या मैं I1 की वैल्यू को लिख सकता हूं I नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, सिंपल सी कहानी, दोनों के बीच में पासिंग एक्सिस कितना था, 60 डिग्री था, ठीक है। तो I2 कितना हो जाएगा बच्चों, I2 इज इक्वल्स टू I नॉट I1 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, क्योंकि देखो ध्यान से देखना, इसके और इसके बीच में P2 एंड P3, ठीक है, दिस एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ P2 एंड P3 इज 90 माइनस 60 दैट इज 30, ये बन गया 30 डिग्री, ठीक है। सो कॉस स्क्वायर 30, क्लियर। आइए जरा रखते हैं, आई नॉट का वैल्यू कितना, I1 का वैल्यू कितना है, आई नॉट बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर 60 कितना बच्चों, कॉस 60 का वैल्यू 1/2, ठीक है, तो 1/4 हो जाएगा। कॉस 30 का वैल्यू कितना, √3/2, तो ये 3/4 बन जाएगा। रखो इसको, 256 इंटू 3 अपॉन 16 2 32, और ये जाएगा 8 टाइम्स, सो 8 3 24। तो जो फाइनल इंटेंसिटी हमको मिलेगा वो मिलेगा 24 वाट पर मीटर स्क्वायर, क्लियर, 24 वाट पर मीटर स्क्वायर, 24। इसका आंसर हो जाएगा मेरा 24। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन द बाउंड्री बिटवीन द टू डाइलेक्ट्रिक मीडिया हुज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आर 2.8 एंड 6.8, ठीक है, respectively the set to satisfy the condition that the reflected and refracted rays are perpendicular to each other, the angle of incidence should be this, then the value of theta। तो अभी थोड़ी देर हमने देखा था कि ब्रूस्टर्स एंगल के लिए, अभी जस्ट हमने अभी देखा कि ब्रूस्टर्स एंगल के लिए क्या होता था, tan I इज इक्वल टू म्यू जी अपॉन म्यू ए आया था, यानी कि सेकेंड मीडियम अपॉन फर्स्ट मीडियम आया था, ठीक है। तो tan थीटा बी ब्रूस्टर्स एंगल क्या हो जाता था, सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन पहले वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या फिर डेंसर का अपॉन रेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या फिर ये भी छोड़ो, जो सेकंड मीडियम है जहां पर लाइट रे जा रही है आफ्टर रिफ्रैक्शन, जहां से लाइट रे आ रही है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जहां पर है, इंसिडेंट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। आइए, तो मैं यहां पर μ2 और μ1 का वैल्यू हमको दिया हुआ है, μ2 और μ1 का वैल्यू भी हम लोगों को दिया हुआ है, जरा रख देता हूं। ये हो जाएगा √6.8 अपॉन 2.8, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिए हुए, याद रखना, दीज आर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। म्यू इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर, म्यू इज इक्वल्स टू रूट एप्सिलॉन आर, याद रखेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रूट के, ठीक है, दीज आर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स रूट के, म्यू इज इक्वल्स टू रूट के। चलिए, इसको सॉल्व किया मैंने, तो ये मेरे पास कितना आता है, √68/28, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4 से, ये बनेगा 17 और ये बनेगा 7, दिस इज tan थीटा, ठीक है जी, tan थीटा आ गया, इसको tan I थीटा बी बोल देते हैं वापस, थीटा बी। इसको सॉल्व करता हूं, ये कितना बनेगा, 10 प्लस 7 यानी कि 7 प्लस 10 अपॉन 7 इस पूरे की पावर 1/2, दिस इज tan थीटा बी। सॉल्व करने पर कितना आता है, थीटा बी इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस 10/7 की पावर 1/2। हमसे थीटा पूछा था, सो थीटा इज इक्वल्स टू हाउ मच, थीटा इज इक्वल्स टू 7,
सो करेक्ट आंसर इज 7। ठीक है, करेक्ट आंसर इज 7। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है हमको? क्वेश्चन नंबर 14 कहता है इन अ YDSE द टू स्लिट्स S1 एंड S2 आर D डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम, ठीक है, द सेपरेशन फ्रॉम द स्लिट्स एंड स्क्रीन इज कैपिटली एज शोन इन द फिगर। ठीक है भाई। नाउ इफ द टू ट्रांसपेरेंट स्लैब ऑफ इक्वल थिकनेस 0.1 mm बट द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस आर 1.51 and 1.55 are introduced in the path of beam। ठीक है, लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है हमको। फ्रॉम S1 एंड S2 रेस्पेक्टिवली द सेंटर ऑफ ब्राइट फ्रिंज विल बी शिफ्टेड। देखो, शिफ्ट ड्यू टू स्लिट्स। हम जानते हैं जब जब स्लिट इंसर्शन करते हैं तो स्लिट इंसर्शन की वजह से क्या होता है, पाथ डिफरेंस में वेरिएशन आ जाता है। ठीक है, पाथ डिफरेंस में क्या आ जाता है, वेरिएशन आता है। पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, नया वाला पाथ डिफरेंस, द न्यू पाथ डिफरेंस फॉर सेंट्रल मैक्सिमा इज हाउ मच, दैट इज μ2 माइनस μ1 इंटू टी। ठीक है, μ2 माइनस μ1 इंटू टी। अब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा को शिफ्ट कर रहा हूं। किसको शिफ्ट कर रहा हूं, सेंट्रल मैक्सिमा को शिफ्ट कर रहा हूं। तो यही पाथ डिफरेंस किसके बराबर, एन लैम्डा के बराबर हो जाएगा बच्चों, एन लैम्डा। ठीक है, क्या हो गया, कितने फ्रिंजेस शिफ्ट कर रहा हूं मैं, उसको सेंट्रल मैक्सिमा को शिफ्ट कर रहा हूं। एन लैम्डा इज इक्वल्स टू हाउ मच, एन लैम्डा इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू टी, μ2 माइनस μ1 इंटू टी, क्योंकि दोनों स्लैब्स यूज कर रहे हैं हम यहां पर। तो नंबर ऑफ शिफ्ट्स यहां से आ जाएगा मेरे पास। एन इज हाउ मच, नंबर ऑफ शिफ्ट्स है, एन इज नंबर ऑफ शिफ्ट्स। तो n इज इक्वल्स टू μ2 का वैल्यू कितना, 1.55 माइनस 1.51 इंटू थिकनेस कितना दिया हुआ है हमको, 0.1 mm, 0.1 इंटू 10 की पावर माइनस 3 अपॉन लैम्डा। लैम्डा का वैल्यू इज हाउ मच, 4000 एंगस्ट्रॉम, 10 टू द पावर माइनस 10। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग जरा। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये बनता है 0.04 इंटू 0.1 mm, ठीक है, अपॉन 4000 एंगस्ट्रॉम। तो ये बन जाएगा कितना, 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर माइनस 3, इसको 4 रख देता हूं, इसको 10 की पावर माइनस 7 लिख देता हूं, और ये 10 की पावर माइनस 3, 10 की पावर माइनस 4 बन जाएगा ये। ठीक है, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 4, ये यहां से गया, ये बन जाएगा 100, ये 4 कैंसिल आउट, ये 10 की पावर माइनस 5 बनेगा, ऊपर जाएगा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। n इज इक्वल्स टू 10। तो कितना फ्रिंज शिफ्ट हो गया, नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टेड बाय 10। ठीक है, कितना फ्रिंजेस से शिफ्ट हो जाएगा वो, 10 फ्रिंजेस से सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हो जाएगा। आइए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इन अ YDSE, ठीक है, द इंटेंसिटीज ऑफ द टू पॉइंट्स फॉर द पाथ डिफरेंसेस लैम्डा बाय 2 एंड लैम्डा बाय 3, ठीक है, आर I1 एंड I2 रेस्पेक्टिवली इफ I0 डिनोट्स द इंटेंसिटी प्रोड्यूस्ड बाय ईच वन ऑफ द इंडिविजुअल स्लिट्स। ठीक है, हम जानते हैं कि I इज इक्वल्स टू व्हाट, 4I0 4I0 cos स्क्वायर 5/2। ठीक है, वेयर फाइ इज द फेज डिफरेंस। पहले वाले में फाइ क्या हो जाएगा, फॉर फर्स्ट फाइ इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, तो अलग अलग पार्ट के लिए बात कर रहे हैं। तो I1 इज इक्वल्स टू हाउ मच, 4I0 cos स्क्वायर 2 पाई बाय लैम्डा, फाइ का वैल्यू कितना, 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पहले से है, डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा बाय 4, ये लीजिए। ठीक है, I2 का वैल्यू कितना, 4I0 cos स्क्वायर 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पहले से था, और फेज डिफरेंस कितना आ गया, लैम्डा बाय 3 आ गया, लैम्डा बाय 3। ठीक है जी, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट, ये लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट। ठीक है, ये बनता है पाई बाय 4 और ये बनेगा पाई बाय 3। ठीक है, दोनों का वैल्यू निकाल देता हूं, ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करूंगा। I1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4I0 cos स्क्वायर पाई बाय 4, यानी कि 1/√2 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे पास, 1/√2 का स्क्वायर इज 1/2, ये आ जाएगा 2I0। सिमिलरली इसको सॉल्व करूंगा, 4I0 cos पाई बाय 3, cos पाई बाय 3 मतलब पाई बाय 3 मतलब cos 60 मतलब 1/2। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको, 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू 1/4,
इज इक्वल्स टू आई नॉट आ गया। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है I1 प्लस I2 अपॉन I नॉट। I1 का वैल्यू रखो कितना है 2I नॉट प्लस I नॉट अपॉन I नॉट, कितना हो गया ये 3I नॉट अपॉन I नॉट। सॉल्व करने पर कितना आता है 3 के बराबर। सो यार करेक्ट आंसर इज 3। करेक्ट आंसर इज 3। चलिए जी, नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 16। क्या कहता है, टू लाइट्स ऑफ वेवलेंथ 800 नैनोमीटर एंड 600 नैनोमीटर आर यूज्ड इन YDSE to obtain the interference pattern on the screen. Place 7 meter away from the plane slits. If the two slits are separated by 0.35 mm, the shortest distance from the central bright maximum to the point where the fringes of the two wavelength coincide. तो जब फ्रिंजेस कोइंसाइड करती हैं, यानी कि पहले वाले की वजह से और दूसरे वाले की वजह से, पहली वेवलेंथ और दूसरी वेवलेंथ की वजह से डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा मस्ट बी सेम। तो मैं लिख सकता हूं n1 लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू n2 लैम्डा 2। ठीक है, पहले वाले के लिए मेरे को नहीं पता कौन से नंबर की फ्रिंज है, लैम्डा 1 कौन सा यूज कर रहे हैं 800 नैनोमीटर्स। दूसरे वाले में मुझे नहीं पता कौन से नंबर का फ्रिंज है 600 नैनोमीटर्स। 2 0 से 2 0 उड़ गया, तो n1 अपॉन n2 क्या हो जाएगा मेरे पास 3/4। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जब 800 नैनोमीटर यूज किया तो उस 800 नैनोमीटर के जो थर्ड ब्राइट फ्रिंज बनेगा वहीं पर फोर्थ ब्राइट फ्रिंज बनेगा किसका, 600 नैनोमीटर का, 600 नैनोमीटर का। तो मेरे को क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ कोइंसाइडिंग क्या हो जाएगा वो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस y1 मान लो, ये हो गया n1 लैम्डा 1 कैपिटल D बाय स्मॉल d है बच्चों। सॉल्व करो इसको, n1 का वैल्यू कितना 3, कौन सा वेवलेंथ यूज कर रहा हूं 800 नैनोमीटर 10 की पावर -9 इनटू कैपिटल D का वैल्यू कितना है 7, फ्रिंज विड्थ कितना है 0.35 mm, मतलब 10 की पावर -3, सॉरी 10⁻⁻3। पॉइंट हटाओ जरा यहां से, ये 200 आ जाएगा, 7 5 जा, ठीक है। ये कितना हो गया मेरे पास 160। सॉल्व करूंगा इसको तो ये बनेगा 48 इंटू 10 की पावर, ये ऊपर जाएगा -6, 48 480 इंटू 10 की पावर -6 और -6 और 3 इसकी वजह से 48 इंटू 10 की पावर -3, सो 48 मिलीमीटर्स। आपका आंसर कितना होगा 48 मिलीमीटर में पूछा था आपसे आंसर, ठीक है। डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ कोइंसाइडिंग द फ्रिंजेस इज 48 मिलीमीटर्स, सो करेक्ट आंसर इज 48। क्लियर है, चलिए जी। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, शोन इन द फिगर द YDSE एक्सपेरिमेंट, अ थिन प्लेट ऑफ थिकनेस 10 माइक्रोमीटर्स of refractive index 1.2 is inserted in front of the slit S1, ठीक है। The experiment is conducted in air and uses a monochromatic light of wavelength this, ठीक है। Due to the insertion of the plate, the central maxima is shifted by the distance of x beta naught, where beta naught is the fringe width, ठीक है, before the insertion of the plate, ठीक है। The value of x is, आइए देखिए, मुझे पता है कि शिफ्ट कितने से हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है μ-1 इंटू टी से, ठीक है। शिफ्ट कितने से हो जाता है μ-1 इंटू टी से, पाथ डिफरेंस आ जाता है उसका μ-1 इंटू टी कैपिटल D बाय स्मॉल d। ये लो भाई शिफ्ट हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई और लैम्डा से डिवाइड कर दूं तो ये क्या बनेगा बच्चों, μ-1 इंटू टी अपॉन लैम्डा टाइम्स ऑफ कैपिटल D बाय स्मॉल d, ठीक है। यही तो लिखा हुआ है क्या, दिस इज व्हाट, दिस इज बीटा नॉट, दिस इज बीटा नॉट, और ये क्या है, दिस इज एक्स, दिस इज एक्स। तो मुझे तो एक्स का वैल्यू चाहिए, बीटा नॉट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, एक्स चाहिए। तो एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, μ-1 इंटू टी अपॉन लैम्डा, ये लीजिए μ-1 इंटू टी अपॉन लैम्डा। म्यू 1.2 -1, थिकनेस कितना यूज किया है 10 माइक्रोमीटर्स, 10 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन लैम्डा, वेवलेंथ इज 500 नैनोमीटर्स इंटू 10 की पावर -9। सॉल्व करेंगे इसको
जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनता है 0.2 इंटू 10 की पावर -5 और ये बनेगा 5 इंटू 10 की पावर -7। ठीक है, ये -6 बन जाएगा और ये बन जाएगा 2/50 और ये 100 बन जाएगा 2/50। x इज इक्वल्स टू 2/50 इंटू 100। ठीक है, इसको सॉल्व किया 25 टाइम्स तो x इज इक्वल्स टू व्हाट 4। x का वैल्यू चाहिए था हमको, x का वैल्यू कितना आता है 4 के बराबर, x इज 4। क्लियर? आइए जी, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ टू वेवलेंथ्स 700 and 5500 एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड टू ऑब्टेन द इंटरफेरेंस पैटर्न इन द YDAC. The distance between the slit is this 2.5 mm and the distance between the plane of the slits and the screen is 150 centimeter. The least distance from the central fringe where the bright fringes due to both the wavelengths coincide. अभी देखा हमने n1 lambda 1 is equals to n2 lambda 2. कोइंसाइडिंग की कंडीशन n1 lambda 1 is equals to n2 lambda 2. n1 का वैल्यू मुझे नहीं पता, n1 is into 7000 एंगस्ट्रॉम है, n2 into 5500 नहीं पता, इनको ऐसे ही रहने दो, इनको ऐसे ही रहने दो। तो n1 is equals to n1 upon n2 रेशियो आ जाएगा मेरे पास, n1 upon n2 रेशियो आ जाएगा कितना 11/14। ठीक है, तो अगर मैं y डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा या फिर मिनिमम कोइंसाइडिंग डिस्टेंस, मिनिमम कोइंसाइडिंग डिस्टेंस, इसको क्या लिख सकता हूं फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा इज हाउ मच n1 lambda 1 कैपिटल D बाय स्मॉल d। n1 कौन सा है 11, इसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कौन सा था 7000 एंगस्ट्रॉम इंटू 10 की पावर -10। d कितना यूज कर रहे हैं हम लोग 150 सेंटीमीटर 10 की पावर -2 अपॉन स्मॉल डी फ्रिंज विड्थ कितना है 2.5 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, ये पॉइंट हटाया हमने यहां से, यहां 10 लगा दिया, ये बनेगा 5 टाइम्स चला जाएगा, ये चला जाएगा 30 टाइम्स, ये चला जाएगा 60 टाइम्स। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 7000 इंटू दिस, ये बनेगा 756 नहीं 42 इंटू 11 420 और 42। ठीक है, 420 प्लस 42 ये बनेगा 462 7 6 42 और 42 इंटू 11 ये बन गया 462 और ये जीरोस एक बार चेक कर लीजिएगा 10 की पावर -1 10 की पावर -7 10 की पावर -7 और 10 की पावर 3 भी ऊपर चला गया 10 की पावर -4 10 की पावर -4 और 10 की पावर -1 यानी कि 10 की पावर -5। ठीक है, ये आ गया 462 इंटू 10 की पावर -5 मीटर। ठीक है, 462 इंटू 10 की पावर -5 मीटर वेयर n इज 462, सो योर आंसर इज 462। ठीक है, आपका आंसर रहेगा 462। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी 32 watt per meter square passes through a combination of 3 polaroids such that pass axis of last polaroid is perpendicular to that of the pass axis of the first polaroid. ठीक है, if the intensity of emerging light is 3 watt per meter square। ठीक है, देखो पहला वाला अगर ऐसे है तो दूसरा वाला जो है ये बना देगा थीटा और जो तीसरा वाला जो है वो हो जाएगा यहां से 90 माइनस थीटा। ठीक है, यहां से इंटेंसिटी आया I0, यहां से जाएगा I0 बाई 2, यहां से I1 मान लेता हूं, यहां से I2 मान लेता हूं। I1 तो मुझे पता है कितना हो जाएगा I0 बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, I2 कितना हो जाएगा I1 कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में इस सेकंड वाला ये फर्स्ट पोलराइजर था, ये सेकंड पोलराइजर था, ये थर्ड पोलराइजर था। पहले और तीसरे को परपेंडिकुलर, पहला ऐसा है तो तीसरा वाला अब मेरे पास ऐसा होना चाहिए, पहला वाला अगर ऐसे है तो तीसरा वाला अब मेरे पास ऐसा होना चाहिए परपेंडिकुलर। ठीक है, तो पहला और दूसरे के बीच में अगर एंगल थीटा है तो दूसरे और तीसरे के बीच में एंगल 90 माइनस थीटा हो गया, ये आ गया मेरे पास। तो I2 इज इक्वल्स टू I1 की जगह तो रख सकता हूं I0 बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन कॉस 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। सॉल्व कर लेते हैं जरा इसको।
I2 का वैल्यू दिया हुआ है 3, I नॉट इनिशियल पोलराइजिंग इज 32 डिवाइडेड बाई 2 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इसको सॉल्व किया 16 टाइम्स, सो cos थीटा इंटू साइन थीटा कितना आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू हाउ मच, ये बनेगा √3/4। ठीक है, यहां से साइन 2 थीटा को लिख सकता हूं मैं, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू √3/2, सो 2 थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू हाउ मच, 30 डिग्री। हमसे एंगल पूछा था, फर्स्ट टू पोलरॉइड्स के बीच में एंगल पूछा था, वही है थीटा, दैट इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। क्लियर है, दोनों पोलरॉइड्स के बीच में एंगल है मेरे पास 30 डिग्री, सो योर आंसर इज 30। क्लियर? सो यस, थैंक यू सो मच गाइज, आई होप यू एंजॉय दिस सेशन, और इसी तरीके के और सेशंस देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन एंड एंजॉय योर डे।